कहानी की शुरुआत होती है शाओयू नाम की एक महिला से, जिसकी कैंसर की हालत अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। इसी खुशी में वह अपनी छोटी बहन शाओमेंग के साथ पहाड़ों के बीच बने एक नए लग्जरी रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने का फैसला करती है। यह रिजॉर्ट अभी अभी खुला था और अपनी खूबसूरती की वजह से हजारों पर्यटक वहां घूमने पहुंच रहे थे। लेकिन इस रिजॉर्ट तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक खास ट्रेन जो नए बने 5 सुरंगों के बीच से गुजरती थी। तभी स्टेशन के पास कुछ औरतें रेलिंग के बाहर रोते बिलखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, हमारे पति कहाँ हैं? उन्हें हमें वापस दो। यह अजीब नजारा देखकर सभी यात्री घबरा जाते हैं। तभी रिजॉर्ट का मालिक जल्दी से समझाता है कि रेलवे लाइन बनने की वजह से आसपास के गांव वाले नाराज हैं और वही लोग हंगामा करने आए हैं। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। सभी यात्री खुशी खुशी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। शाओयू और उसकी बहन आखिरी यानी 5वें डिब्बे में जाकर बैठती हैं। ये सफर करीब 7 घंटे का था और शाम 7 बजे तक सभी को रिजॉर्ट पहुंच जाना था। ट्रेन के अंदर हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन एक महिला जिसका नाम आलन था, वह बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में अपने पति की तस्वीर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें हर जगह ढूंढ रही हो। तभी अचानक एक बेहद डरावनी घटना होती है। आलन सिर उठाकर देखती है तो उसे अपने पति सामने खड़े दिखाई देते हैं। वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन पास पहुंचते ही वह आदमी हवा में गायब हो जाता है। आलन हैरान रह जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। अचानक उसे अपने पति फिर दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वे अगले डिब्बे में खड़े थे और मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रहे थे। आलन एक बार फिर उनके पीछे भागती है, लेकिन इस बार भी वह गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि ट्रेन का कर्मचारी भी कहता है कि उस डिब्बे में ऐसा कोई आदमी था ही नहीं। अब आलन पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसे लगा शायद अपने पति की याद में उसे भ्रम होने लगा है। वह आगे वाले डिब्बे में जाना चाहती थी, लेकिन कर्मचारी उसे रोक देता है। वह बताता है कि इकोनॉमी क्लास के यात्री सिर्फ अपने तय डिब्बे में ही रह सकते हैं। अगर आगे जाना है तो अलग से पैसे देने होंगे। मजबूरी में आलन वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। उधर शाओमेंग खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी एक काला कौवा तेजी से उड़ता हुआ सीधे उसकी तरफ झपटता है। ये देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। अब एक के बाद एक हो रही इन अजीब घटनाओं से ऐसा लगने लगा था कि ये सफर बिल्कुल सामान्य नहीं होने वाला। इसी बीच शाओयू के पेट में अचानक तेज मिचली उठती है। वह अपनी बहन के साथ जल्दी से टॉयलेट की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पहले से लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ लोग अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मजबूर होकर शाओयू दूसरे डिब्बे के टॉयलेट में चली जाती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसे जोरों की उल्टी होने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके सामने आलन का पति खड़ा था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वह किसी जिंदा इंसान जैसा नहीं बल्कि एक भयानक लाश जैसा दिखाई दे रहा था। उसी समय ट्रेन पहली सुरंग में प्रवेश करती है और पूरे डिब्बे में लाल रंग की डरावनी रोशनी फैल जाती है। यहीं से इस रहस्यमयी और खौफनाक सफर की असली शुरुआत होती है। उसी समय पूरी ट्रेन में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। ऐसा लगता था मानो चारों तरफ कई लोग धीरे धीरे रो रहे हों। तभी एक छोटी लड़की चलती हुई ट्रेन के बाहर दिखाई देती है। यह नजारा किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। उधर ट्रेन का गार्ड देखता है कि 5वें डिब्बे का दरवाजा अपने आप बार बार हिल रहा है, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच शाओमेंग देखती है कि उसकी बहन अब तक वापस नहीं लौटी। वह तुरंत उसे फोन मिलाती है, लेकिन अचानक पूरी ट्रेन में मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था। अब उसका डर और बढ़ जाता है। वह जल्दी जल्दी टॉयलेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन रास्ते में लाइटें बार बार जलने और बुझने लगती हैं। जब वह टॉयलेट का दरवाजा खोलती है तो अंदर कोई नहीं होता। घबराकर वह अगले डिब्बे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उसके जाते ही वही रहस्यमयी लड़की जो कुछ देर पहले ट्रेन के बाहर दिखाई दी थी, अब अचानक ट्रेन के अंदर नजर आने लगती है। वह धीरे धीरे एक डिब्बे का दरवाजा खटखटाती है, जिससे एक दूसरी लड़की बाहर निकल आती है। लेकिन अगले ही पल वह भूतिया लड़की पलक झपकते ही दूसरी जगह पहुंच जाती है और इस बार उसका चेहरा पूरी तरह भयानक रूप ले चुका था। उसकी आंखें डरावनी हो चुकी थी और चेहरे पर खूंखार मुस्कान थी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजती है और अगले ही पल पूरा डिब्बा ट्रेन से अलग होकर सीधे सुरंग के अंदर छूट जाता है। उस डिब्बे में मौजूद सभी लोग हमेशा के लिए मौत के मुंह में समा जाते हैं। उधर शाओयू और शाओमेंग टॉयलेट में होने की वजह से संयोग से इस हादसे से बच जाती है। कुछ देर बाद ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आती है। शाओमेंग घबराकर टॉयलेट का दरवाजा पीटने लगती है। तभी शाओयू बाहर निकलती है। उसे जिंदा देखकर शाओमेंग राहत की सांस लेती है, लेकिन जैसे ही दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस डिब्बे से वे अभी आई थीं, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। दोनों कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो जाती हैं। उनके दिलों में भयानक डर भर जाता है। वे बिना समय गंवाए तीसरे डिब्बे की तरफ भागती हैं और वहां मौजूद चेन, वो युआन और दाजुआंग को पूरी घटना बता देती हैं। दाजुआंग खुद पीछे मुड़कर देखता है और सचमुच पूरा डिब्बा गायब था। यह देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन बाकी यात्रियों को घबराने से बचाने के लिए वह खुद को संभालता है और डिब्बे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। तभी एक आदमी उधर पहुंच जाता है। वह गायब हुए डिब्बे को देखकर जोर से चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर चौथे डिब्बे के सभी यात्री घबरा जाते। जल्दी से सबको शांत करता है। वह कहता है, घबराइए मत, यह सिर्फ तकनीकी खराबी है। मैं अभी इसकी सूचना ऊपर अधिकारियों को देता हूँ और सुरंग में छूटे डिब्बे की तुरंत जांच करवाई जाएगी। उसकी बात सुनकर यात्री कुछ हद तक शांत हो जाते हैं। इसके बाद दाजुआंग
रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसे बिजली के कंट्रोल बॉक्स से अजीब सी चट-चट की आवाज सुनाई देती है। जब वह उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर घनी का और चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ था। पहले उसे लगता है कि शायद किसी ने शरारत की है, इसलिए वह ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसकी रूह कांप जाती है। पूरे गलियारे में कई भयानक लाशें खड़ी थीं। उनके चेहरे बुरी तरह सड़ चुके थे और उनमें आलन का पति भी शामिल था। दाजुआंग डर के मारे कुछ समझ ही नहीं पाता। तभी ट्रेन का गार्ड वहां पहुंच जाता है। दाजुआंग घबराकर उसे अभी अभी देखी सारी बातें बता देता है, लेकिन गार्ड उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करता। वह गुस्से में कहता है, बेवजह डरना बंद करो। अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ट्रेन का पूरा संचार तंत्र बंद हो चुका है। हम मुख्य कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं कर पा रहे। वह आगे बताता है कि वह खुद इमरजेंसी संदेश भेजने आया था, लेकिन यहाँ का हर सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और यहीं से ट्रेन के अंदर छिपे उस खौफनाक रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। दाजुआंग घबराई हुई आवाज में कहता है, हम 5 लोगों को खो चुके हैं। पूरा एक डिब्बा गायब हो गया है। ये सुनकर ट्रेन का गार्ड यकीन ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मुताबिक ट्रेन के सभी डिब्बे एक खास लॉकिंग सिस्टम से जुड़े हुए थे। उन्हें बीच सफर में अलग करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़ती थी, यानी ऐसा अपने आप होना नामुमकिन था। वह फौरन सीसीटीवी मॉनिटर की तरफ देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि 5वें डिब्बे का पूरा सिग्नल गायब हो चुका था। अब उसे भी समझ आ चुका था कि मामला सिर्फ तकनीकी खराबी का नहीं है। गार्ड दाजुआंग को सख्त हिदायत देता है कि यह बात किसी भी यात्री को मत बताना। अगर रिजॉर्ट के निवेशकों को इस हादसे की खबर लग गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मजबूर होकर दाजुआंग चुप रहने का फैसला करता है। वह तीसरे डिब्बे में लौटकर शाओयू से कहता है कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हादसा है और रेस्क्यू टीम पहले ही काम पर लग चुकी है। शाओयू फिलहाल उसकी बात मान लेती है। इसी दौरान ट्रेन दूसरी सुरंग में प्रवेश करती है और एक बार फिर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अचानक दूसरे डिब्बे से एक औरत की जोरदार हंसी सुनाई देती है। उस हंसी से सभी यात्री चौंक कर जाग जाते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद पता चलता है कि एक महिला मोबाइल पर कोई कॉमेडी शो देखकर हंस रही थी। सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली डर अभी शुरू होना बाकी है। उधर चौथे डिब्बे में यात्री गाना गा रहे थे और खुशी से सफर का आनंद ले रहे थे। तभी एक आदमी का चेहरा अचानक नीला पड़ने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया हो। वह दोनों हाथों से अपना गला पकड़कर तड़पने लगता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एक एक करके बाकी यात्रियों के साथ भी ठीक यही होने लगता है। सभी मानो किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में आ गए। उनके मुंह से अजीब अजीब बातें निकलने लगती हैं, जिनका कोई मतलब समझ नहीं आता। अचानक फिर से हंसी की आवाज गूंजती है। एक फोटोग्राफर तुरंत अपना कैमरा उठाकर उधर तस्वीर खींचता है, लेकिन जैसे ही वह कैमरे की स्क्रीन देखता है उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि तस्वीर में एक भयानक औरत खड़ी दिखाई देती है जिसका पूरा शरीर बेलों और लताओं से ढका हुआ था। फोटोग्राफर डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं रोक देती है। वह भूतिया औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और कुछ ही सेकंड में उसके शरीर की पूरी जीवन शक्ति चूस लेती है। अगले ही पल वह आदमी सूखकर एक मम्मी जैसी लाश में बदल जाता है। उधर तीसरे डिब्बे में मौजूद शाओमेंग ये पूरा खौफनाक दृश्य अपनी आंखों से देख लेती है। वह देखती है कि वह रहस्यमयी औरत बीच में खड़ी है और उसके चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और पूरा चौथा डिब्बा ट्रेन से अलग होकर हवा में गायब हो जाता है। शाओमेंग डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर दाजुआंग और शाओयू दौड़कर वहां पहुंचते हैं। इस बार वे भी अपनी आंखों से उस अलौकिक घटना को देख लेते हैं। शाओमेंग रोते हुए उन्हें सारी घटना बता देती है। उधर चीख पुकार सुनकर रिजॉर्ट का मालिक और निवेशक भी वहां पहुंच जाते हैं। अब डिब्बे के गायब होने की बात उनसे भी छिप नहीं पाती। जब निवेशक मालिक से सवाल करता है तो वह अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह कोई बहुत बड़ा राज सबसे छिपा रहा है। इसी बीच आलन एक अहम बात कहती है। उसे लगता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे जरूर इस जगह से जुड़ा कोई पुराना और खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है। आलन सभी लोगों से कहती है, ध्यान से सोचो, हर बार जैसे ही ट्रेन किसी सुरंग में प्रवेश करती है एक पूरा डिब्बा गायब हो जाता है। अगर पहली बार इसे हादसा माना जाए तो दूसरी बार ये बिल्कुल भी संयोग नहीं हो सकता। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का खेल है। लेकिन रिजॉर्ट का मालिक उसकी बात सिरे से खारिज कर देता है। वह कहता है कि आलन सिर्फ लोगों में डर फैला रही है और ट्रेन का माहौल खराब कर रही है। फिर वह निवेशकों की तरफ देखकर कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, डिब्बे बस सुरंग के अंदर रुक गए हैं। वह अभी गार्ड के साथ मिलकर रेस्क्यू टीम से संपर्क करेगा। इतना कहकर मालिक सीधे ड्राइवर के केबिन में पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। न तो वायरलेस काम कर रहा था और न ही किसी मोबाइल में सिग्नल बचा था। इसी दौरान वह सीसीटीवी फुटेज भी देखता है जिसमें पूरा हादसा साफ साफ रिकॉर्ड था। अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था, लेकिन सच्चाई बताने के बजाय वह अपना कारोबार बचाना चाहता था। इसलिए वह गार्ड को आदेश देता है कि सारी रिकॉर्डिंग अभी के अभी डिलीट कर दो। अगर ये वीडियो निवेशकों के हाथ लग गया तो रिजॉर्ट पर लगाया गया सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मजबूरी में गार्ड उसकी बात मान लेता है। उधर तीसरे डिब्बे में मौजूद एक निवेशक माहौल शांत करने के लिए शाओयू और उसके साथियों को फर्स्ट क्लास में भेजने का फैसला करता है। कुछ देर बाद
दाजुआंग शाओयू को लेकर दूसरे डिब्बे में पहुंचता है, लेकिन वहां बैठे अमीर यात्री उन्हें घृणा भरी नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोग नाक पर रूमाल रख लेते हैं तो कुछ हवा में महंगा परफ्यूम छिड़कने लगते हैं, मानो गरीब लोगों की मौजूदगी से उन्हें घिन आ रही हो। आखिरकार वे गुस्से में खुद ही दूसरे हिस्से की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच शाओयू की तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। वह चुपचाप टॉयलेट में जाती है और जोर जोर से खांसते हुए खून उगलने लगती है। तभी ट्रेन तीसरी सुरंग में प्रवेश करती है और एक बार फिर खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अचानक तीसरे डिब्बे के पिछले हिस्से से एक भयानक चीख सुनाई देती है। ट्रेन कर्मचारी दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। पूरा डिब्बा खाली पड़ा था, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, दीवारों पर खून के छींटे थे और एक कोने में एक बेहद भारी भरकम आदमी घुटनों के बल बैठा जानवरों जैसी अजीब आवाजें निकाल रहा था। ये नजारा देखकर निवेशक सभी यात्रियों से चिल्लाकर कहता है, भागो, जल्दी दूसरे डिब्बे में चलो। लेकिन जैसे ही सब लोग दौड़ने की कोशिश करते हैं, उनके पैर अचानक वहीं जम जाते हैं, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। अगले ही पल पूरे डिब्बे में अनगिनत भूतिया आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं। ये दृश्य इतना डरावना था कि कोई भी उनकी तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक महिला डर के मारे जमीन पर लेटकर रेंगते हुए बचने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से एक सामान गिर जाता है। उसकी आवाज सुनते ही सभी भूत एक साथ उसी की तरफ देखने लगते हैं। महिला कांपते हुए अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकालती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एक दुष्ट आत्मा भयानक मुस्कान के साथ उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और महिला अपने ही हाथों चाकू अपनी गर्दन पर रख देती है। अगले ही पल एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। पूरा डिब्बा खून से लाल हो जाता है। अब हर तरफ चीखें और मौत का सन्नाटा था, लेकिन यात्रियों का सबसे बड़ा डर अभी बाकी था, क्योंकि अचानक छत के ऊपर से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगती है और कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसा भयानक राक्षस सामने आता है जिसे देखकर सभी की सांसें थम जाती हैं। अब हर किसी की आंखों के सामने वह खौफनाक राक्षस था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। सब बेबस होकर अपने साथियों को उस दानव के हाथों टुकड़े टुकड़े होते देखते रहे। कुछ ही सेकंड में पूरा डिब्बा सुरंग के अंदर हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सब देखकर बचे हुए यात्री पूरी तरह टूट चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी ट्रेन का गार्ड और रिजॉर्ट का मालिक वहाँ पहुँचते हैं। दाजुआंग हाथ जोड़कर गार्ड से कहता है, ट्रेन रोक दो, अगर अभी नहीं रोकी तो अगला डिब्बा भी गायब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि गार्ड कुछ बोल पाता, मालिक बीच में टोक देता है और जो वह कहता है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह उल्टा दाजुआंग, अलन और शाओयू बहनों पर ही इल्जाम लगा देता है। उसका कहना था कि ये सब इन लोगों की पहले से रची हुई साजिश है। वह चिल्लाकर कहता है, हर बार डिब्बा गायब होता है लेकिन बचते सिर्फ तुम लोग हो। इसका मतलब साफ है, तुम लोग लूटपाट करना चाहते थे। इकोनॉमी क्लास में कुछ नहीं मिला तो अब अमीर यात्रियों को निशाना बना रहे हो। उसकी बातें सुनकर कुछ अमीर यात्री बिना सोचे समझे उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। वे टूटी हुई बोतलें उठाकर दाजुआंग और उसके साथियों की तरफ तान देते हैं। उधर मौका मिलते ही मालिक और गार्ड पहले डिब्बे में भाग जाते हैं और दोनों डिब्बों के बीच का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। अब दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। तभी अलन खिड़की की तरफ इशारा करती है। अगली सुरंग बस कुछ ही दूरी पर थी। वह सबसे कहती है कि अगर जान बचानी है तो पहले डिब्बे में चलो, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में एक आदमी शाओयू के हाथों बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके शरीर से खून का फव्वारा निकल पड़ता है और पूरा डिब्बा कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शाओयू और उसके साथी डिब्बों के जोड़ तक पहुंच जाते हैं। वे कांच तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन दाजुआंग पीछे रह जाता है। बाकी यात्री उसे पकड़कर बुरी तरह पीटने लगते हैं। उसी समय ट्रेन एक और सुरंग में प्रवेश कर जाती है। चारों तरफ भयानक चीखें गूंजने लगती हैं और वही खूंखार दुष्ट आत्माएं एक बार फिर हवा में तैरती हुई नजर आने लगती हैं। उनके पूरे शरीर पर सूखी टहनियां और लताएं लिपटी हुई थीं। दाजुआंग किसी तरह उनसे बचकर जोड़ वाले हिस्से में पहुंच जाता है, लेकिन बाकी लोग डर के मारे वहीं खड़े रह जाते हैं। अगले ही पल पूरा डिब्बा चीखों से भर जाता है। उन सभी लोगों के शरीर पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। चारों तरफ खून की बारिश होने लगती है। कटे हुए हाथ, पैर और शरीर के टुकड़े पूरे डिब्बे में बिखर जाते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर गार्ड का दिल भी कांप उठता है। आखिरकार वह दरवाजा खोल देता है और शाओयू, दाजुआंग और बाकी बचे लोगों को पहले डिब्बे के अंदर आने देता है। कुछ ही देर बाद ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आती है और पीछे का डिब्बा भी हमेशा के लिए अलग हो जाता है। अब पूरी ट्रेन में सिर्फ एक ही डिब्बा बचा था। यह देखकर दाजुआंग फिर से गार्ड से ट्रेन रोकने की गुहार लगाता है, लेकिन रिजॉर्ट का मालिक अब भी अपनी जिद पर अड्डा रहता है। उल्टा वह ट्रेन की रफ्तार और बढ़ाने का आदेश देता है। उसका कहना था कि अगर वे किसी तरह रिजॉर्ट तक पहुंच गए तो वहीं से मदद मंगवाई जा सकती है। इसी बात पर दोनों के बीच जबरदस्त
बहस शुरू हो जाती है और दोनों इमरजेंसी ब्रेक का बटन अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन धक्का मुक्की के दौरान मालिक जोरदार लात मारकर दाजुआंग को सीधे बाहर फेंक देता है। आखिरकार ट्रेन सुरंग के मुहाने पर रुक जाती है। अब जब छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचता तो ट्रेन का गार्ड सभी के सामने रिजॉर्ट के मालिक की सच्चाई बता देता है। वह कहता है जब इस रिजॉर्ट का निर्माण शुरू हुआ था तब रेलवे लाइन बनाने में बहुत समय और बहुत पैसा लग रहा था, लेकिन मालिक जल्दी मुनाफा कमाना चाहता था, इसीलिए उसने जंगल के हजारों पेड़ कटवा दिए और पहाड़ को चीरकर सीधा रास्ता बना दिया, जिससे रेलवे लाइन सीधे जंगल के बीचों बीच गुजरने लगी। लेकिन उसकी इस लालच ने जंगल के रक्षक आत्माओं का घर उजाड़ दिया और यहीं से उनका भयानक बदला शुरू हुआ। अब जो भी इंसान या ट्रेन उस जंगल में प्रवेश करती उसे उन दुष्ट आत्माओं के क्रोध का सामना करना पड़ता। तभी फिल्म की शुरुआत में जो औरतें अपने पतियों को ढूंढ रही थीं, उनकी सच्चाई भी सामने आती है। दरअसल वे सभी उन्हीं मजदूरों की पत्नियां थीं जो रेलवे लाइन बनाते समय रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और उन मजदूरों में आलन का पति भी शामिल था। उस दिन वह सुरंग के अंदर काम कर रहा था, तभी उसे अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई साथी मदद मांग रहा है। वह बार बार आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे वह सुरंग के अंदर बढ़ता है और अचानक उसके सामने इतना डरावना दृश्य आता है, उसकी चीख निकल जाती है। उस दिन के बाद वहां काम करने वाले सभी मजदूर एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, लेकिन रिजॉर्ट के मालिक ने इस पूरी घटना को दुनिया से छिपा दिया। अब वर्तमान में ट्रेन पूरी तरह बंद हो चुकी थी, उसे दोबारा चालू करना नामुमकिन था। ऐसे में श्याओयू एक सुझाव देती है। वह कहती है अगर हम सुरंग को छोड़कर जंगल के रास्ते पैदल निकल जाएं तो शायद रिजॉर्ट तक पहुंच सकते हैं। सभी ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन वे दुष्ट आत्माओं की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए थे। जैसे ही सूरज डूबता है पूरा जंगल भयानक दहाड़ों से गूंज उठता है। तभी श्याओयू को एक बड़ी सच्चाई समझ आती है। उसे एहसास होता है कि ये आत्माएं सिर्फ सुरंग में नहीं रहती, बल्कि इनकी असली ताकत अंधेरा है। जैसे ही रात होती है ये हर जगह जाग उठती है और फिर इनसे बच पाना नामुमकिन हो जाता है। मजबूर होकर सब लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। उधर ट्रेन में छिपा रिजॉर्ट का मालिक भी उन दुष्ट आत्माओं का शिकार बन जाता है। कुछ ही पल में उसका शरीर पूरी तरह बेकार हो जाता है और वह जिंदा होते हुए भी एक चलती फिरती लाश बन जाता है। दूसरी तरफ पूरा जंगल अब भूतिया आत्माओं से भर चुका था। ट्रेन का गार्ड भी उनके बीच घिर जाता है और धीरे धीरे उन्हीं का हिस्सा बन जाता है। इधर श्याओयू और श्याओमें एक पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। दोनों सांस रोककर खामोश बैठी रहती हैं। कुछ देर बाद जब आत्माएं वहां से चली जाती हैं तो श्याओयू राहत की सांस लेती है, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी अपनी बहन श्याओमेंग अचानक एक दुष्ट आत्मा में बदल जाती है और भयानक चीख मारती है। यह दृश्य देखकर श्याओयू वहीं बेहोश हो जाती है। उधर बाकी लोग जंगल की जीवित बेलों में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उसी जंगल का एक हिस्सा बन जाते हैं। न जाने कितनी देर बाद जब श्याओयू की आंख खुलती है तो वह खुद को बेलों में जकड़ा हुआ पाती है। उसके सामने श्याओमेंग खड़ी थी, लेकिन अब उसका शरीर धीरे धीरे एक विशाल पेड़ में बदल रहा था। कुछ ही पल में वह पूरी तरह एक पेड़ बन जाती है। उसी समय श्याओयू के शरीर से बेलें अपने आप हट जाती हैं। फिर वही रहस्यमयी आत्मा उसके सामने आती है। इस बार उसके चेहरे पर डरावनी नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान थी और धीरे धीरे वह अंधेरे में गायब हो जाती है। उसी समय सुरंग हमेशा के लिए ढह जाती है और उस जंगल तक जाने वाला हर रास्ता बंद हो जाता है। 6 महीने बाद श्याओयू आसपास के गांव वालों से मिलती है। तभी उसे पता चलता है कि वह जिंदा क्यों बच गई। दरअसल उन दुष्ट आत्माओं के लिए इंसान एक मिट्टी की तरह थे जिसमें वे नई जिंदगी उगाती थीं, लेकिन श्याओयू कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए उनकी नजर में वह खराब मिट्टी थी और इसी वजह से उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया। जब श्याओयू अपनी बहन के पेड़ पर खिले हुए फूलों को देखती है तो उसे आखिरकार सच्चाई समझ आती है कि जंगल की आत्माएं बेवजह किसी से नफरत नहीं करती। वे सिर्फ इंसानों को उसी दर्द का एहसास कराती हैं जो इंसानों ने उनके जंगल और उनके घर के साथ किया था। यहीं इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी का अंत हो जाता है।